नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिसर्च के अकॉर्डिंग है और हम देख रहे थे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में। तो हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी आज हम देखने वाले हैं पर्पजिव सैम्पलिंग के बारे में। टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर जो भी इस चैनल पर वीडियोस रखी जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने उसके भी 4 टाइप्स देख लिए और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसके बारे में अभी देख रहे हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी हमने देखा था क्वाटा सैम्पलिंग के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने कल देखा था एक्सीडेंटल सैम्पलिंग के बारे में और आज हम देखने वाले हैं पर्पजिव सैम्पलिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए और देखते हैं कि उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन जिसे कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है पर्पजिव सैम्पलिंग, तो उसमें क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता उन व्यक्तियों को प्रतिदर्श के रूप में सम्मिलित करता है जिन्हें वह यह समझता है कि वह जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जो रिसर्चर होता है वो ऐसे लोगों को पसंद करता है और पसंद करते वक्त वो ये सोचता है कि मैं जिन लोगों को चुन रहा हूँ अपने रिसर्च के लिए वो लोग जो मेरी पूरी जनसंख्या है, मेरा जो क्षेत्र है, मान लीजिए मैं यहाँ पर गुजरात पर रिसर्च करना चाहती हूँ और गुजरात के किसी एक क्षेत्र में मैं रिसर्च करना चाहती हूँ और मैंने यहाँ से कुछ सैंपल लिया है, तो मैं ये समझूंगी कि मैंने जो भी सैंपल लिया है वो क्या करेगा, ये जो पूरा क्षेत्र है मेरा उसका प्रतिनिधित्व करेगा। तो ये इस उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन में माना जाता है। अब देखते हैं, देखिए ये विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो उद्देश्यपूर्ण दर्शन होता है यानी कि पर्पजिव सैम्पलिंग है, उसमें जो भी लोगों को चुना जाता है उसके लिए क्या होता है कि विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर लोगों को चुना जाता है। ओके, तो यहाँ पर रिसर्च किस तरीके से किया जाता है, एक विशिष्ट उद्देश्य को लेकर यहाँ पर रिसर्च किया जाता है। अभी हम थोड़ा आगे देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है यानी कि सीमित क्षेत्र पर कार्य किया जाता है और इसमें प्रतिदर्शन इकाई की पूर्ण प्रतिनिधित्वता होती है। यानी कि मैं जो भी क्षेत्र में से जो भी लोगों को लूँगी वो लोग पर मैं रिसर्च करके कुछ निष्कर्ष निकालूंगी, तो वो निष्कर्ष उसी क्षेत्र के सभी लोगों को लागू होगा। ओके, यानी कि उसका प्रतिनिधित्व करता होगा। जो हमारा प्रतिदर्श है वो पूरी जनसंख्या का क्या करता होगा, प्रतिनिधित्व करता होगा। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझते हैं कि देखिए विशिष्ट उद्देश्य की बात आती है। उद्देश्यपूर्ण जो हमारा सैम्पलिंग है, प्रतिदर्शन है, तो देख लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर गुजरात में कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ आया। क्या है? बाढ़ आया। ओके, अब देखिए बाढ़ आया है तो मैं क्या करूँगी कि बाढ़ आने पर लोगों की स्थिति क्या होगी। बाढ़ आने के बाद जिस एरिया में, मान लीजिए ये पूरा एरिया है और उसी एरिया में क्या आया है, बाढ़ आया है, तो ये जो क्षेत्र है उसमें जो बाढ़ की स्थिति बनी है उन लोगों पर मैं रिसर्च करना चाहूँगी। यानी कि मेरा क्षेत्र क्या बन जाएगा, तो जो पूरग्रस्त लोग हैं यानी कि जहाँ पर बाढ़ आया हुआ है तो वही बाढ़ की स्थिति में जो पूरग्रस्त लोग हैं उनका रिसर्च मुझे करना है, उस क्षेत्र का मुझे क्या करना है, रिसर्च करना है। तो वो मेरा क्या हो गया, विशिष्ट उद्देश्य हो गया। विशिष्ट में क्या होता है, कम होता है ना। ये पूरा जो गुजरात है मैं पूरे गुजरात पर नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे पूरग्रस्त जो जहाँ पर बाढ़ आई हुई है वहाँ के जो लोगों की स्थिति है उसी क्षेत्र का मुझे क्या करना है, रिसर्च करना है। चलिए ये बाढ़ की नहीं, हम नया ही कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए ये गुजरात है और गुजरात का ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है। ओके, ये क्या है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट।
अहमदाबाद। ओके, तो देखिए ये अहमदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर मान लीजिए अभी कोरोना की स्थिति चल रही है ना, तो यहाँ पर कोरोना ग्रस्त एरिया है अहमदाबाद में, ज़्यादा केसेस है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोरोना ग्रस्त एरिया ये वाला जो है वो हमारा क्या हो गया, कोरोना ग्रस्त एरिया है। यानी कि वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर कोरोना से ग्रस्त लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे ये रिसर्च करना है कि कोरोना ग्रस्त लोगों की मानसिक स्थिति कैसी है। ओके, यानी कि जो कोरोना के से ग्रस्त हुए हैं, जो लोग कोरोना जैसी महामारी के ग्रस्त यानी कि उसका भोग बने हुए हैं, जिनको कोरोना हो गया है और वो कोरोना होने के बाद वो स्वस्थ होकर घर आए, तो वो जो एरिया था जो रेड जोन में आता था, उसी रेड जोन में मैं जाऊंगी और वहाँ पर क्या करूँगी, मैं अपना रिसर्च करूँगी। तो ये क्या हो गया, कोरोना ग्रस्त एरिया का रिसर्च करना वो मेरा क्या हो गया, विशिष्ट उद्देश्य हो गया। क्या हो गया, विशिष्ट उद्देश्य हो गया। और विशिष्ट हमेशा कैसा होता है, कम होता है ना, विशिष्ट हमेशा कैसा होता है, तो कम होता है। तो यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य मेरा हो गया। ओके, अब मैं क्या करूँगी, वहाँ पर मैं रिसर्च करूँगी, वहाँ पर से रेड जोन एरिया है, वहाँ से मैं थोड़े से यहाँ से लूँगी, थोड़े से यहाँ से लूँगी, थोड़े से यहाँ से लूँगी, थोड़े से यहाँ से लूँगी। मैं यहाँ फिर से बना देती हूँ। ये हमारा मान लीजिए ये हमारा गुजरात है और यहाँ पर हमारा अहमदाबाद। ओके, ये मान लीजिए अहमदाबाद। ओके, अहमदाबाद, तो ये हमारा अहमदाबाद है। अब देखिए अहमदाबाद में भी मैं क्या करूँगी, ये जो एरिया है वो एरिया क्या है, रेड जोन में आता है। तो ये रेड जोन वाला जो एरिया है वहाँ से मैं क्या करूँगी, जो कोरोना ग्रस्त लोग हैं उनमें से मैं यहाँ से मान लीजिए 50 लोगों को ले लेती हूँ, इस क्षेत्र से मैं 50 लोगों को ले लेती हूँ, इस क्षेत्र से मैं 50 लोगों को ले लेती हूँ, इस क्षेत्र से मैं 50 लोगों को ले लेती हूँ, इस क्षेत्र से मैं क्या करूँगी, 50 लोगों को ले लेती हूँ। ये हमारा जो रेड जोन वाला एरिया है ना, वहाँ से ही मैं लूँगी। ओके, क्यों, क्योंकि मेरा रिसर्च का उद्देश्य क्या है, कोरोना ग्रस्त लोगों पर रिसर्च करना। ओके, तो ये रेड जोन मैंने बना दिया है। तो यही रेड जोन में से मैं क्या करूँगी, यहाँ से कुछ लोग लूँगी, यहाँ से कुछ लोग लूँगी, यहाँ से कुछ लोग लूँगी, यहाँ से कुछ लोग लूँगी और यहाँ से कुछ लोग लूँगी। तो मान लीजिए और यहाँ से मैं कुछ लोग लेते, तो मैंने टोटल देखिए 50, 100, 200 और 300 लोगों को ले लिया अपने रिसर्च के लिए। क्या किया मैंने, 300 लोगों को मैंने ले लिया। उन 300 लोगों पर मैं रिसर्च करूँगी और जो भी मुझे कंक्लूज़न मिलेगा, जो भी निष्कर्ष मिलेगा, वो क्या होगा कि जो भी पूरा हमारा जो कोरोना ग्रस्त एरिया है उन पर पूरे का पूरा क्या करेगा, उसका प्रतिनिधित्व ये 300 करेगा। ये जो रेड जोन एरिया है उसमें मान लीजिए 1000 लोग थे जिनको कोरोना हुआ था। ओके, रेड जोन में 1000 लोग ऐसे थे जिनको क्या हुआ था, कोरोना हुआ था। और उनमें से मैंने सैंपल के तौर पर कितने लोग लिए, मैंने 300 लोग लिए। अब 300 लोगों को जो भी समस्याएं हुई होगी, जो भी उनके पास से जो भी हमें डाटा मिला होगा, वो डाटा का मैं जब निष्कर्ष निकालूंगी तो वो निष्कर्ष इसका प्रतिनिधित्व करता होगा। यानी कि ये जो 300 लोग हैं ना, वो 1000 लोगों का क्या करता होगा, प्रतिनिधित्व करता होगा। तो यहाँ पर आपको 3 बात जानने को मिली। देखिए यहाँ पर सीमित क्षेत्र पर कार्य किया जाता है, तो हमने यहाँ पर जो रेड जोन वाला एरिया लिया वो हमारा क्षेत्र कैसा हो गया, सीमित हो गया है ना। तो हमने सीमित क्षेत्र ही लिया, हमने पूरा अहमदाबाद भी नहीं लिया है ना। तो हमने कौन सा एरिया लिया, हमने रेड जोन वाला लिया जहाँ पर कोरोना से ग्रस्त लोग ज़्यादा है, तो वही एरिया मैंने लिया। तो वो मेरा क्षेत्र भी क्या हो गया, सीमित हो गया। ओके, फिर यहाँ पर हमने विशिष्ट उद्देश्य लिया कि कोरोनाग्रस्त लोगों पर मुझे रिसर्च करना है। फिर वो जो प्रतिदर्शन की जो इकाई होगी वो पूर्ण प्रतिनिधित्व करती होगी। मान लीजिए कि मैंने जो भी लोग लिए थे जो कोरोना से ग्रस्त थे, इसी के कारण जो रेड जोन में जितने भी लोग बाकी के बचे 70-100 जो लोग बचे हैं वो भी कोरोना से ग्रस्त ही थे। ओके, तो जो 300 लोगों को समस्या हुई होगी, जो 300 लोगों के पास से जो डाटा हमें मिला होगा वही डाटा क्या होगा, बाकी के 700 लोगों से भी हमें ऐसा ही डाटा मिलेगा। ये उसका प्रतिनिधित्व करता है। ओके, उसके बाद देखते हैं
तो समय और खर्च यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। ओके, जो उद्देश्यपूर्ण जो हमारा सैम्पलिंग होता है यानी कि प्रतिदर्शन होता है, वहाँ पर क्या होगा, हमारा समय भी कम कम होगा। ओके, यानी कि समय और खर्च दोनों ही क्या होगा, हमारा कम होगा। ओके, प्रतिदर्श आसानी से मिल जाता है, जहाँ पर जिस क्षेत्र में ऐसी स्थिति बनी रहती है, जो उद्देश्य से हम जिस क्षेत्र पर रिसर्च कर रहे हैं वहाँ से हमें आसानी से जो डाटा होगा वो मिल जाएगा। यहाँ इस बात की गारंटी होती है कि उन सभी सदस्यों को सम्मिलित किया जाएगा जो शोध डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी गारंटी संभाव्य और असंभाव्य प्रतिदर्शन में किसी भी प्रकार में नहीं मिलता है। देखिए, यहाँ पर हमें ये भी गारंटी मिलती है कि हमने जो भी उनमें जो सभी सदस्य हैं जिनको हमने सम्मिलित किया है वो हमारे शोध डिज़ाइन के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ओके, तो ऐसी गारंटी हमें जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के जितने भी टाइप्स हैं उनमें से किसी में भी नहीं मिलती, सिवाय कि यहाँ पर पर्पजिव सैम्पलिंग के। ओके, उसके बाद देखते हैं कि प्रतिदर्श के प्रतिनिधित्व होने का दावा का आधार शोधकर्ता का आत्मविश्वास होता है। देखिए, लेकिन यह विश्वास चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, चुना गया प्रतिदर्श जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व प्राय नहीं कर सकता है। देखिए, यहाँ पर ये भी बता रहे हैं वो उसकी विशिष्टता थी और ये उसके नुकसान भी है। नुकसान में क्या है, यानी कि उसके गैर फायदे क्या है। तो जो भी जो रिसर्चर होता है उसे खुद को आत्मविश्वास होता है कि मैंने जो भी प्रतिदर्श लिया हुआ है, जो भी सैंपल लिया हुआ है, वो मेरे पूरी जनसंख्या का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी बन जाता है कि ऐसा जो रिसर्चर सोचता है ऐसा होता नहीं है। ओके, यानी कि वो जो ये सोचता है कि ये पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व मेरा सैंपल करता है, तो कभी कभी वो सैंपल पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं भी करता होता है। इससे प्राप्त निष्कर्ष बकाया जनसंख्या के लिए सही सामान्यीकरण संभव नहीं है। इससे जो भी निष्कर्ष निकलता है वो उसका हम जनरलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। इसमें शोधकर्ता को जनसंख्या के बारे में काफ़ी विस्तृत एवं गहन जानकारी चाहिए, जो हमेशा संभव नहीं हो पाती। अब देखिए, यहाँ पर जनसंख्या के बारे में जब हम मान लीजिए कोरोनाग्रस्त विस्तार में गए और उसके बारे में हमें सही विस्तृत में गहन जानकारी चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सही जानकारी देंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सही जानकारी नहीं देंगे। तो इसमें जो भी गहन जानकारी जो चाहिए वो हमें हमेशा मिलेगी ही, ऐसा संभव नहीं होता है, कभी कभी हमें नहीं भी मिलती है। इससे प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण आनुमानिक सांख्यिकी से नहीं किया जा सकता। अब देखिए, इससे जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं वो एनालिसिस जो आनुमानिक सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिकल है, उससे नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी पर्पजिव सैम्पलिंग के बारे में। आपको 3 बातें याद रखनी है। उसका जो विशिष्ट उद्देश्यपूर्ण जो विशिष्ट उद्देश्य होता है उसी के आधार पर हम यहाँ पर रिसर्च करते हैं। उसका जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सीमित होता है ना। और तीसरा वाला हमारा क्या था, तो तीसरा वाला जो उसका जो प्रतिदर्श होता है वो पूरी जनसंख्या का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता होता है। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।